नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चरम पर है। कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक सरकार ने ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। अब इसके खिलाफ बीजेपी उतर चुकी है, जो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान के बाद और भी ज्यादा विरोध बीजेपी की तरफ से तेज हो गया है। डीके शिव कुमार ने कहा था कि यह फैसला मुस्लिमों को आरक्षण देने की ओर एक कदम है। हम भविष्य में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। उनके इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है और सोमवार को राज्यसभा में भी तीव्र हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि जरूरत हुई तो हम संविधान संशोधन कर देंगे। रिजिजू ने कहा कि यह बात ऐसे लीडर ने कही है जो संवैधानिक पद पर है। वहीं इस पर जवाब देते हुए राज्यसभा में ही नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस तो वह दल है जिसने संविधान की रक्षा की है, लेकिन रिजिजू ने कहा कि आपके डिप्टी सीएम का कहना है कि संविधान बदल देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुलकर कह रही है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदला जाए। रिजिजू ने कहा कि आज वे लोग कहाँ हैं जो संविधान बचाने की बात करते थे और अब आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले का असर लोकसभा में भी दिख रहा है और जमकर हंगामा भी हुआ। किरेन रिजिजू ने इस मामले को लेकर मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार के बयान के चलते दोनों सदन स्थगित हुए हैं। यह एक गंभीर मामला है। अब इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। अब इसको लेकर किसने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुना। लंबी बहस है और समय समय पे मांग की गई है और हम लोग तो जाति जनगणना के पक्ष में हैं और आरक्षण मिले जो पिछड़े हैं, दलित हैं और साथ में जो समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लड़ाई लंबी है जाति जनगणना की और इसीलिए तो सेंसस नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंसस जिस समय होगा तो बहुत सारी ये बातें जो आप सवाल उठा रहे हैं या जो सवाल हम उठा रहे हैं वो सब आएंगे उसमें। आप भी जानते हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेफ गार्ड ऑलरेडी है कि धर्म कोई पैमाना नहीं हो सकता रिजर्वेशन का। जाति और हमारा आर्थिक स्थिति रिजर्वेशन का पैमाना हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता है। ये क्लियर है। हमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमको संविधान को प्रोटेक्ट करना है और संविधान को तोड़ने के लिए, बदलने के लिए जो कांग्रेस प्रयास लगातार कर रहे हैं उसको कामयाब नहीं होने देने के लिए आज हमने बहुत ही प्रखर रूप से अपना पक्ष रखा है और कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे से हम बचने नहीं देंगे, क्योंकि संविधान पर हमला करके बचना ये ठीक बात नहीं है। हम बचने नहीं देंगे। एक बात यहाँ पर निकली संविधान को बदलने की, और चंद सदस्यों ने और खासकर मिनिस्टर रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया और उसको समर्थन करने में भी हमारे सदन के नेता भी उसको समर्थन करें। मुझे यही कहना है, ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है, उधर से आती है, उधर से। अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिए, क्या भागवत जी ने नहीं बोला? प्लीज प्लीज प्लीज। कर्नाटक सरकार ने ठेकों में ये प्रावधान किया है, मुस्लिमों को 4% आरक्षण का प्रावधान। यहाँ पर वहीं प्रावधान को लेकर बीजेपी अब लगातार विरोध कर रही है और बीजेपी के कई बड़े नेता विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं डीके शिव कुमार के बयान के बाद विरोध और भी ज्यादा तेज हो गया है।
और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी, कांग्रेस से शशांक रंजन जी और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन शर्मा जी, अभी क्योंकि जो राजनीति चल रही है आरक्षण को लेकर सियासी पारा भी गर्म है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान की रक्षा की है, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया, लेकिन बीजेपी जरूर धर्म के नाम पर कानून बनाती है। आपके सभी दर्शकों को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी। कि आरक्षण जाति के आधार पर हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है और हर जगह लिखा भी है, मगर धर्म के आधार पर अगर आप आरक्षण की बात करते हैं, वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, यहाँ पे जब देश की बात आती है तो देश में हम जाति को, जो हमारे निचले स्तर की जातियां हैं जिनको हम आरक्षण देकर उनको आगे लाने का काम करें, उनके जीवन को उत्पन्न करने का काम करें, मगर धर्म के आधार पे अगर हम जात को छोड़कर धर्म के आधार पे आरक्षण की बात करते हैं तो कोई भी दल का नेता हो उसकी निंदा करता हो कि उसको धर्म के आधार पे देश में इस तरीके का बांटने का काम नहीं करना चाहिए। अब जैसे डिप्टी सीएम वीके साहब ने ये बात कही कि अगर जरूरत पड़ी तो हम संशोधन कर देंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये बात नहीं कहना चाहिए, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप धर्म के आधार पे किसी भी सरकार का जो ये मतभेद होता है वो नहीं करना चाहिए। और कर्नाटक सरकार में तो कहीं तक मुझे ये भी पता है, क्या भाई वहां पर आज की डेट में क्या हिंदू नहीं रहते? अब हिंदुओं को ये सुनकर तकलीफ नहीं होगी कि भाई आप आरक्षण की बिंदुओं में आप धर्म को घसीट रहे हैं? भाई हम लोग, आप लोग देश के संविधान को मानते हैं। इसी लोकसभा में आदरणीय श्री विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी साहब संविधान की लाल किताब लेकर जब देश को ये बता रहे थे कि भाजपा संविधान बदल देगी, मगर जब आज उनके डिप्टी सीएम ये बयान देते हैं तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को भी इस पे कुछ ना कुछ चर्चा करनी चाहिए कि भाई इस प्रकार की आप गति विरोधी चीजों को क्यों आगे ला रहे हैं। तो बस भारतीय जनता पार्टी इस चीज का विरोध करती है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, ये कहना गलत है। लेकिन जात के आधार पर आरक्षण तय होते हैं, उनके आरक्षण के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। मगर जहां पर जो डिप्टी सीएम ने बात की उसकी पूरी निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है ये हम लोग होने नहीं देंगे, ये गलत है। ठीक है शशांक जी, धर्म के नाम पर आरक्षण, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? क्योंकि आप ही के नेता हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक कदम मुस्लिमों की ओर और हो सकता है आगे संविधान में भी बदलाव हो सकता है। बताना चाहूंगा कि जब इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यह बात कह दिया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, तो फिर जो है इस पर चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि इस प्रकार की बातों से पार्टी किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रखती है और यह पार्टी का जो है इस मामले से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। पार्टी के नेता नहीं है। मैं अपनी बातों को रख रहा हूं, मुझे बोलने दिया जाए। और आदरणीय डीके शिव कुमार साहब ने जो कहा उसे तोड़ मरोड़ कर मैं समझता हूं सामने लाया जा रहा है और विवादास्पद बनाया जा रहा है। तो क्या कहा था उन्होंने? डीके शिव कुमार साहब किसी भी प्रकार से पक्षपातपूर्ण बातों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में से नहीं, वे सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों को आगे बढ़ने में संरक्षण की आवश्यकता है, उन लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी सदैव से खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। और हमारे डीके शिव कुमार साहब माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी इसी भावना से अपनी बातों को रखे हैं कि अगर कोई कमजोर वर्ग के लोग हैं तो उन्हें समानता की ओर ले जाने में कांग्रेस पार्टी साथ देगी। अच्छा ठीक है अहलावत जी, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं कांग्रेस पार्टी उनको साथ रखने में सहयोग देगी। हमारे बड़े भाई शशांक जी ने कहा, मैं इनसे बहुत हद तक सहमत हूं, क्योंकि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई थी वो वास्तव में कमजोर जातियों के साथ, जिनके साथ अत्याचार हुआ लंबे समय से, उन लोगों से, इसको कहते हैं अफर्मेशन इफेक्ट्स, कि उनको
दोबारा से सशक्त बनाया जाए, उनकी गरीबी को खत्म करने के लिए कोशिश की जाए, जो कि बहुत ही जायज एक कदम था। जो देश के जब जो संविधान निर्माता थे माननीय अंबेडकर जी, उन्होंने इसका, और माननीय नेहरू जी भी, इन्होंने इसके लिए कहा था। परंतु आज जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, और भाषा ही नहीं, कांग्रेस शासित एक राज्य के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि हम जो हैं 4% कमीशन, एक तरीके से जो रिजर्वेशन में दलित हैं, बैकवर्ड्स हैं, एसटी बिरादरियां हैं, उनमें से हम, देखिए संविधान कहता है कि एक लिमिट है रिजर्वेशन की, उस रिजर्वेशन की लिमिट को बदलकर हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे, और उसकी उन्होंने शुरुआत भी कर दी। उन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स में जो 1 करोड़ से नीचे के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो गवर्नमेंट वर्क्स होते हैं, उसमें हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, जो अपने आप में अभूतपूर्व बात है। आज से पहले कभी भी हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं हुआ। उसका कारण था क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। परंतु आज जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, ये वही बात कर रहे हैं जो राजीव गांधी जी ने एक समय पे की थी। एक तरफ तो राम मंदिर का ताला खुलवा रहे थे, और एक तरफ वो शाहबानो केस में मुस्लिमों को अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी ताकत से अबोलिश कर रहे हैं। तो ये कुछ नया नहीं है कांग्रेस के लिए, परंतु ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम कितना बांटेंगे देश को? जिन लोगों की दावा है कि हम देश के राजा थे, आप देखिए, आप स्टेटमेंट्स देखिए मौलानाओं के, मुस्लिम लीडर्स के, वो ठोक के कहते हैं कि हम देश के राजा थे। अब राजाओं को कैसे आरक्षण दिया जा सकता? आरक्षण दिया जा सकता है शोषितों को, जिनके ऊपर शोषण हुआ ऐतिहासिक रूप से, और इस्लाम में जाति प्रथा होती नहीं। तो ये 4% आरक्षण का मतलब क्या है? और 4% का अगर ये आरक्षण देंगे भी, तो उसके लिए संविधान परिवर्तन अनिवार्य है, जो कि किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए आसान बात है। परंतु इस तरह की डिबेट को जन्म देना, ये अपने आप में हमारे देश के सोशल फैब्रिक, उसके अंदर एक तरीके से छेड़खानी। ठीक है, ठीक है, ये उसको तोड़ने की बात। ठीक है। समाजवादी पार्टी से राकेश अहिर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, अभी डीके शिवकुमार का तो विवाद चल ही रहा है, आपको पता भी होगा, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ने भी, अभी उनका बयान आया, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कह रहा हूं कि आरक्षण का विरोध तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। कभी मुस्लिम समाज के लोगों ने आरक्षण का विरोध नहीं किया। चाहे मंडल कमीशन हो, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरक्षण किया। लगातार नहीं, आपकी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था जी। कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक विरोध किया। मैं कह रहा हूं आपके नेता माननीय मुलायम सिंह जी को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो आरक्षण के फेवर में थे, बैकवर्ड क्लास के। मैं कह रहा हूं कि अभी पुलिस भर्ती की आप EWS भी देखे होंगे, कट ऑफ कहाँ गया, SC ST के नीचे भी चला गया। आप ये भी देखे होंगे कि नहीं? हमने तो जी PCS की भर्ती भी देखी है। जब माननीय अखिलेश यादव जी का राज हुआ करता था, तो यूपी में PCS भर्ती में केवल यादवों को एक वरीयता दी जाती थी। किसको? इनफैक्ट वरीयता नहीं, 100% यादव हुआ करते थे। ऐसे आरोप लगते रहे हैं नहीं, सपा की सरकार। अभिषेक जी बताना चाह रहा हूँ कि इसी यूपी की जो पुलिस की भर्ती में जो रिजल्ट आया, एक गांव में 10 यादव के बच्चे हुए थे, वो अपने प्रतिभा पे हुए थे। वो सुबह दौड़ते हैं। नहीं राकेश जी, बात यह है, जैसा इलाहाबाद जी बोल रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो कोई भी भर्ती होती थी उसमें सबसे ज्यादा यादव ही रहते थे। मैं कह रहा हूं कि
इन्हीं के मुख्यमंत्री भी कहते थे कि 86 में 56। अभी तक तो सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी कई बार सूची मांगी। क्या मैं अभी उपलब्ध तक करा सूची देता मैं कह रहा हूं। हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उन्होंने दिया। मैं कह रहा हूँ हिम्मत है आप तो दे अगर दें। कहें राकेश जी, मैं कह रहा हूँ मैं अभिषेक आपको जी, व्हाट्सएप कर देता हूँ। नहीं अभिषेक जी, आपके पास भी कोई जानकारी नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष न लें। नहीं, क्षमा चाहूंगा राकेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं मांगा अपने जीवन में। विषयांतर आप जब बोल रहे थे तो मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था, मैं टोकी टोका नहीं किया। मगर आप जो है अखिलेश जी के विषयांतर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 86 में 56 क्या सूची आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या आप इसका विरोध करते हैं जो मुस्लिमों का आरक्षण दे रही है कर्नाटक सरकार? क्या आप उसका विरोध करेंगे? मैं तो कह रहा हूं और हमारे नेता कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। मैं कह रहा हूं जाति जनगणना कराने में भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे कर रही है? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं। राकेश जी, बात यह है क्योंकि अब कांग्रेस के नेता बेशक बाद में बोल दें कि भैया वो उनका व्यक्तिगत बयान था या फिर ऐसा उन्होंने बोला ही नहीं, ठीक है, लेकिन चीजें तो निकलकर सामने आ ही जाती हैं। अभी शशांक जी ने कहा कि वो उनका भावनात्मक बयान था, जो भी था, ठीक है, लेकिन जो हमारे नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बार कहने के बाद दोबारा कोई सफाई दे बड़ा नेता कि ऐसा नहीं कहा, तो ये भी तो गलत है ना। या तो उस बात को मानो या फिर उस जो कहा है उस बात पर आगे के लिए लड़ो, क्योंकि सहयोगी दल है, सहयोगी दलों को पता चले कि पार्टी की क्या पॉलिसी है, क्या कुछ है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आरक्षण की व्यवस्था 1908 में हुई थी, जब इस देश में अंग्रेज थे, तब उन्होंने व्यवस्था बनाया था। और मैं कह रहा हूं कि मंडल कमीशन जब 27% पिछड़ों का आरक्षण का बीपी सिंह की सरकार में जब लागू हुआ, तो उसका विरोध कोई मुसलमान कम्युनिटी के लोग नहीं किए, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उच्च जातियों ने किया। मैं कह रहा हूं ESW आप उठा के देख लीजिए, ESW का कट ऑफ कहाँ है, क्या है? SC ST के नीचे जा रहा। क्या वो आरक्षण में घोटाला नहीं? 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला नहीं हुआ? क्या अभी आपको मैं लेटेस्ट बात बता रहा हूं, अभिषेक जी भी सुने, महामना BHU में 8 बार क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई शिवम सोनकर PhD के लिए अप्लाई किए और 3 सीट है, और 3 सीट में जो प्रोफेसर हैं वो कह रहे हैं आप जाओ जूता साफ करो, और वो 3 दिनों से धरने पे बैठे हुए। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? मैं कह रहा हूँ ये आरक्षण में घोटाला नहीं है, ये आरक्षण में धांधली नहीं है। उस महामना में उस दलित का बेटा जो 8 बार नेट क्वालिफाई है, वो अपनी योग्यता पे मांग रहा है और 3 सीट उसमें खाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के बाद वहां हिंदू नहीं देखेंगे कोई हिंदू है? ठीक है, क्योंकि ये सदियों से ये आरक्षण विरोधी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विरोधी नहीं होते तो मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना कराए, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से आरक्षण बांट दीजिए। ठीक है राकेश जी, ठीक है, ठीक है। विवाद सदियों से चला रहा है, ठीक है, ठीक है, खत्म हो जाए। ठीक है। एलावत जी कुछ कहना चाहते हैं? एलावत जी, मैं बस ये जानना चाहता हूं अपने राकेश भाई से, आपकी भी सत्ता रही है, आप केंद्र में भी सत्तारत रहे हैं, आप प्रदेश में भी सत्तारत रहे हैं, आपने क्या किया बाकी दलितों के लिए, बाकी दूसरी बैकवर्ड जातियों के लिए, सिवाय यादवों के लिए? नहीं, मेरे बड़े अच्छे यादव दोस्त हैं राकेश जी, आप इस बात का बुरा ना माने, मैं केवल एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे ये बात कह रहा हूं कि जब आपकी सरकार आई, आपने केवल फेवर किया मुलायम सिंह जी की जाति के लोगों को। दरअसल यही तो आपकी हो सकता है उसमें बुराई नहीं है, आपने देखा होगा, मुलायम सिंह जी ने देखा होगा कि हमारी जाति बैकवर्ड है। यही भारतीय जनता पार्टी का चश्मा है, यही भारतीय जनता। मैं अभी आपको पूछ दूं कि प्रयागराज के थाने में थानेदार कितने % जनरल जाति के हैं? मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं। उत्तर प्रदेश के कुलपति मुख्यमंत्री के स्वजाति कितने हैं?
तो आपके पास कोई डाटा नहीं और कोई जवाब नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि 75 जिले के डीएम मुख्यमंत्री के स्वजाति कितने हैं। आपके पास मैं आपको डाटा दे सकता हूँ बाय नेम। नहीं राकेश जी, वैसे राकेश जी राकेश जी आपकी तरफ से तो इसलिए सभी को नोट किया गया है क्योंकि आपकी सरकार आएगी, आपको तो परिवर्तन करना ही है, क्योंकि कई नेता धमकी भी दे चुके हैं कि अधिकारी बाद में ही जाएंगे, पहले हिसाब होगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आप वो भी वीडियो आपके चैनल पे चला था, एक ओबीसी का वर्मा विधायक को एक मुख्यमंत्री के स्वजाति ने थप्पड़ पीटा था और एफआईआर तक नहीं लिखी गई। आप वो वीडियो नहीं देखे? भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, पिछड़ा विधायक थे, वो धरने पे भी बैठे थे, एफआईआर नहीं लिखी गई क्योंकि वो मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं। तो मुख्यमंत्री के स्वजाति का जो नंगा नाच हो रहा है वो आप नहीं देखेंगे। नहीं हमने तो वो भी देखा था, अभी लोनी में नंदकिशोर गुर्जर जी हैं बीजेपी के विधायक, प्रशासन की उनके साथ झड़प हो गई, हमने तो वो भी देखा था। अभी मैं कह रहा हूँ उनकी कलश यात्रा नहीं निकलनी थी प्रशासन ने। नहीं मैं कह रहा हूँ नंदकिशोर गुर्जर ने जिस तरीके से एसपी सिटी को जिस तरीके से गले को दबाया, क्या नंदकिशोर गुर्जर पे कार्रवाई हुई अभी तक? पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया है फिलहाल तो कि वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन्हें बकायदा कारण बताओ जारी किया है और संगठन से उन्हें इस प्रकार का जवाब मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को या अपने प्रशासनिक लोगों के अंदर अपनी बात रखने की क्षमता रखती है, उनसे नोटिस करती है। अभी आप ही की बात कर दूं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने अबू आजमी साहब को क्या नोटिस भेजा है? क्या कारण बताओ नोटिस? आप लोगों ने क्या कहा? उन्होंने माफी मांगी, मगर हमारी बात चलिए ठीक है, वो नोटिस आपने नहीं लिखा था, वो मुद्दा अलग है, ठीक है, इतिहास लिखा था, वो मुद्दा अलग है। लेकिन नवीन शर्मा जी, अबू आजमी साहब ने इतिहास नहीं लिखा था, मगर इतिहास को गलत तरीके से बताने के लिए इतिहास से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नहीं मैं कह रहा हूँ कि माफी क्यों मांगे? इतिहास अच्छा, इसका मतलब कि आप माफी नहीं, आपके नेता ने क्या उनको कारण बताओ नोटिस किया? श्री अखिलेश यादव जी ने अबू आजमी को कारण बताओ नोटिस किया? हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 24 घंटे के अंदर नोटिस भेज दिया है, जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाया राजस्थान में? मैं कह रहा हूँ उनको भी बाहर कर दीजिए। मान सिंह के वंशजों को आपने नहीं लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को सदैव हमेशा मान सम्मान देती है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को। अभी आदरणीय रेखा को आप देख लीजिए, अपने पार्टी से नीचे स्तर से वो तरक्की कर ठीक है राकेश जी, नवीन शर्मा जी, ठीक है नवीन शर्मा जी, सीएम उनके वंशजों को क्यों बनाया? नहीं ठीक है नवीन शर्मा जी, आज खड़गे साहब की तरफ से कहा गया कि जो कर्नाटक में आरक्षण वाला सिस्टम चल रहा है वो 1994 से चल रहा है, ठीक है, और जो बीजेपी की तरफ से भी लोग थे, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया। बेशक सदानंद गौड़ा हो, येदियुरप्पा हो, कुमार स्वामी हो, सभी ने स्वीकार किया। लेकिन अब क्यों उस चीज पर वो विरोध करने से लगे हैं? देखिए, सबसे पहले जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो डिप्टी सीएम सुशील कुमार जी ने जो अपनी बात कही, उस बात को उन्होंने धर्म के आधार पर जब जोड़ा तो वो गलत कहा कि हम मुस्लिमों को 4% का अपना आरक्षण देंगे। आप हिंदू मुस्लिम को कैसे बात कर सकते हैं भाई? जो हमारे दबे वंचित हैं, दलित हैं, ये आरक्षण उनके लिए मांग करता है, मांग उनके लिए होनी चाहिए। वो सावधानिक रूप से जो बेचारे जो असहाय हैं, जिनकी सेवा के लिए आरक्षण रखा गया है कि उनको कामयाबी उनकी अपनी विद्या और शिक्षण से, मगर आपने एक धर्म के पक्ष बात की ना आपने कि भाई मैं मुस्लिमों के लिए 4%, तो जब और उसके बाद आप संशोधन भी करने की बात कर रहे हैं, बाकायदा पब्लिक के सामने मीडिया में कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका खंडन किया। अच्छी बात है, वो डिप्टी सीएम साहब को भी समझाएं कि इस प्रकार के बयानों को आप मत दीजिए, क्योंकि ये सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं धर्म विरोधी बात करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैं तो ये मानता हूं कि ऐसे नेता सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, ठीक है, हर पार्टी में मिल ही जाते हैं, जो बेतुका बयान दे देते हैं, बाद में फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सफाई देनी पड़ती है। शशांक जी, क्योंकि यहाँ पर खड़गे साहब की तरफ से उनको लेकर तो कुछ खास नहीं कहा गया, उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोल दिया कि बीजेपी धर्म के नाम पर कानून बना रही है, तो इस बात का ज्यादा दुख है। देखिए, अगर मेरी निजी राय मांगी जाए तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, नहीं, आप निजी राय देना अपनी, वरना फिर कांग्रेस के बड़े नेता सफाई देंगे कि शशांक जी ने जो बोला वो
उनका निजी व्यक्तित्व है। जी, मुझे निजी राय पहले देने दीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। अगर मेरी निजी राय देखी जाए तो मैं जातिवादी व्यवस्था से आरक्षण का विरोध करता हूं और मैं निजी रूप से इस बात की वकालत करता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर होना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंध क्यों न रखता हो। आरक्षण की व्यवस्था अगर इस देश में होनी चाहिए तो वह आर्थिक रूप से होनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के, सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से अवसर मिल पाएगा। और बिल्कुल, तब तो धर्म जाति का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सीधा सा जनगणना करवाओ भैया, कौन गरीब है, किसकी आर्थिक हालत खराब है, उसी के आधार पर अगर ये मिले तो ज्यादा बेटर। निजी राय तो आपकी ठीक है, लेकिन कांग्रेस माने तब है। अब कांग्रेस की राय बता दीजिए। और कांग्रेस पार्टी भी सभी प्रकार के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। इस देश के सभी वर्गों का आवश्यकता अनुसार ख्याल रखती आई है और आगे भी रखती रहेगी। और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी किसी के साथ न कभी भेदभाव किया है और न भविष्य में करेगी। ठीक है, इलाहाबाद जी। मेरे को ऐसा लगता है शशांक भाई बिल्कुल सही आदमी है, पर वो पार्टी पता नहीं हो सकता है उनकी मजबूरी रही हो कोई बात के वो इस समय अपनी पार्टी लाइन से हट रहे हैं। वरना माननीय देश के बहुत ही महान एक प्रधानमंत्री हुए हैं वे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वो स्वयं कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि मुस्लिम फर्स्ट। इस देश की रिसोर्सेस पे पहला अधिकार मुस्लिमों का। अब इस बात से वो बेचारे पार्टी लाइन से हटके अपनी निजी राय जरूर रख रहे हैं, परंतु उनकी पार्टी की लाइन हमेशा यही रही है कि मुस्लिम फर्स्ट। और मुस्लिम फर्स्ट में भी उन्होंने क्या किया है, किसी मुस्लिम, जब देश आजाद हुआ था तो 30% के आसपास मुस्लिम पढ़े लिखे थे। आज इतने 70 साल बाद मुस्लिमों की एजुकेशन का स्तर इतना खराब चला गया है कि वो 3% पे चले गए। तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई, त्रुटि तो हुई है कांग्रेस पार्टी से, परंतु मतलब हमारे बड़े भाई शशांक जी इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। शशांक जी, अगर क्योंकि आरक्षण की बात तो देश की है, अगर हम कांग्रेस पार्टी के अंदर की ही बात करें, ठीक है, तो कितने लोगों को मौका मिला है अभी तक शीर्ष नेतृत्व में जाने? किस परिप्रेक्ष्य में? अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन अगर देखा जाए तो यहाँ एआईसीसी के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है, और एआईसीसी के मेंबर्स की बहुमत जिनके पक्ष में होता है वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होते हैं, चाहे वे खड़गे साहब रहे हों या राहुल गांधी जी रहे हों, सोनिया गांधी जी रही हों, सीताराम केसरी जी रहे हों या कोई और भी रहे हों। तो एआईसीसी मेंबर्स की बहुमत जिनके पक्ष में होता है वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप, मैं बात करूं 1946 की, तो 1946 में किसको बहुमत मिला था और कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था, आपको पता होगा। शशांक जी जानकारी है, बताऊं मैं? जी मैं जान रहा हूं आप किस तरफ मुझे ले जाना चाह रहे हैं, और मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि उस समय स्वेच्छा से और आपसी सहमति से यह तय किया गया था और एक पक्ष के द्वारा अपना नामांकन वापस ले लिया गया था। इसलिए जो है, अगर आपसी सहमति से किया गया था तो फिर क्यों वोटिंग की गई? पहले से ही तय हो जाता फिर तो। देखिए परिस्थितियां बदलती रहती है, और आप जिन दो महानुभावों के ऊपर इस चर्चा को ले जाना चाह रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि उन दोनों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था। अगर मतभेद होता तो वे दोनों एक ही सरकार के अंग नहीं होते। ठीक है, इलाहाबाद जी। जी देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। माननीय सीताराम केसरी जी का इनके जबान से नाम निकल गया, शायद फिसल गई होगी जबान। उनके साथ जैसा व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया वो निंदनीय है काफी। उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहेंगे हमारे बड़े भाई?
देखिए, समय के साथ परिवर्तन हर संगठन में होता है और उस वक्त अगर परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई थी तो परिवर्तन के लिए आवश्यक कदम संगठन में सर्वसम्मति से लिया गया था। यह पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर जो है देखिए, अगर परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन ये हुआ है, हालांकि ये मत कहना कि मैं थोड़ा सा बीजेपी के फेवर में जा रहा हूं। परिवर्तन अगर हुआ है, ठीक है, उस समय सरदार जी को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन अब बाद में आके बीजेपी की सरकार ने उनकी बहुत बड़ी इमारत बनवाई है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया ये काम? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आदर्शों को दिलों में स्थान देती है। मतलब वल्लभ भाई पटेल जी आपके आदर्श नहीं थे तो बीजेपी ने अपना आदर्श मान लिया और बना दिया। सरदार साहब हमारे हृदय में हैं, तभी तो हम उन्हें लौह पुरुष हृदय में किस किस को रख लेंगे आप? हमारे सारे आदर्श हमारे हृदय में हैं, सम्मानित हैं। उनके जन्म तिथि और पुण्य तिथि पर पार्टी कार्यालयों में आयोजन किए जाते हैं। और आपका हृदय जनता देख नहीं पा रही, तो उन्हें हम सम्मान कैसे देते हैं? माननीय जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं जीवित रहते हुए एक प्रधानमंत्री का डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो भारत रत्न के लिए किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं और कौन सेलेक्ट होगा वो भी प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। सबको पता है कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है। माननीय इंदिरा गांधी जी वो भी ये काम कर चुकी हैं और राजीव गांधी जी हालांकि वो महरूम हो गए थे तब तक, पर ये तीनों को भारत रत्न मिला। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की हैसियत इतनी भी नहीं थी? क्या बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी भी हैसियत नहीं थी कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए? वो इनके हृदय में है अभिषेक जी, वो इनके हृदय में है और हृदय में रखने वालों को भारत रत्न नहीं देते हैं, भारत से ही अलग कर देते हैं। नहीं, चलिए ठीक है। हालांकि नवीन शर्मा जी, क्योंकि आरोप तो लगते ही रहते हैं और राजनीति है, राजनीति में इस तरह के मुद्दे भी बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से, किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई भी कुछ कहता है तो बीजेपी की टीम तो बस सोचती रहती है कोई कुछ कहे और उसे तुरंत मुद्दा बना ले और उसे भुना ले। क्योंकि अगर हम औरंगजेब की बात करें, ठीक है, अबू आजमी की तरफ से बयान आया, हालांकि वो बैकफुट पर चलेगी दोबारा, लेकिन उस मुद्दे पर बीजेपी ने खूब राजनीति की, ठीक है। अभी इस डीके शिव कुमार का बयान ले लेते हैं, ठीक है। उनके बयान पर भी अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। हालांकि जो उनके बड़े नेता हैं उन्होंने तो साफ कर ही दिया कि भैया हमारी जो पार्टी है हमेशा से संविधान की रक्षा करती हुई आई है और हमेशा ही करेगी, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देते। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। देखिए, सबसे पहले तो मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको कि धर्म के नाम पे जो आरक्षण की बात कही जा रही है, या भारत में 70 साल कांग्रेस ने राज किया और आज अभी अभिषेक जी ने एक बात कही कि 70 साल देश में राजनीति करने के बाद भी आज जो हमारा मुस्लिम धर्म है और उसके जो शिक्षा है उसकी सबसे न्यूनतम दर पे, तो इसके कारण क्या है? इसके कारण कांग्रेस सरकार रही है कि आज इनके डिप्टी सीएम ये शब्द कह रहे हैं। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? अगर कहीं ना कहीं उनके साथ जो भी गलत किया वो तो कांग्रेस ने किया, बदनाम भारतीय जनता पार्टी को करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ गई है, ये कर रही वो कर रही। अरे भैया, करने वाले कोई और थे जो देश से 70 साल राज किए हैं। उनको तो सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक के लिए, ये हमारे वोट बैंक है, अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमको वोट बैंक नहीं देंगे, इसलिए सबसे निचले स्तर पर उनको लाके खड़ा किया। आज फिर वही राजनीति की बात करके उनको आरक्षण, आप धर्म के हिसाब से राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो कर्नाटक में एक अच्छे पद पे है, संविधानिक पद पे है। ठीक है, लेकिन नवीन शर्मा जी, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो लोकसभा के चुनावों में भी बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा हाहाकार मचाया गया था कि कांग्रेस मुस्लिमों को धर्म के नाम पर आरक्षण देना चाहती है, काफी कुछ बातें कही, ठीक है, लेकिन नुकसान बीजेपी का ही हुआ। देखिए, उसमें कहीं ना कहीं जो लोकसभा आपकी 2024 में भारत में आई है उसके अंदर झूठ चला है, और झूठ चलाने का काम विपक्ष के नेताओं ने किया। संविधान बदल देंगे, हम 400 पार लाएंगे तो देश बदल देंगे,
तो इस तरीके की चीजों को जनता में गलत नहीं, ये तो कहा था ना, ये झूठ क्या, ये तो कहा था बीजेपी की तरफ से। देखिए 400 पार का मतलब ये नहीं था कि हम देश बदल देंगे और हम संविधान बदल देंगे। संविधान क्यों बदलेंगे भाई, हमारा देश नहीं, तो संविधान कहा तो था ना, है। आप मानते, कहा था या नहीं कहा था? 400 देखिए, हर एक राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जाए, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करे। वो राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय नेता ये चीजों को लेकर मंच पे अगर कहते हैं तो आपके सांसद थे फैजाबाद से लल्लू जी। देखिए आज मैं जो भी वो सांसद है, ठीक है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और जनता अभी मिल्कीपुर चुनाव हुआ जहां उनके सुपुत्र खड़े हुए थे चुनाव में और कितने हजारों वोटों से हारे, तब उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भाई ये भी श्री राम जी की कृपा है। तब तो उन्होंने श्री राम जी की बात ही नहीं की। तो ये भी तो सोचिए, अगर आप हार जाएंगे। हमने तो कभी फैजाबाद के अयोध्या की जनता का कोई विरोध नहीं किया। ठीक है भाई, जनता ने अपना काम किया, जनता ने आशीर्वाद दिया, हमको जो करना हम अपना कर रहे हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं। मगर जब जनता को लगा कि वो झूठ बोलते थे कि संविधान बदल देंगे, गांव गांव जाके लोगों को भड़का रहे हैं, बहला रहे हैं, मगर अब उन्होंने देखा ना मिल्कीपुर। तो नवीन शर्मा जी, यही तो बात आ रही है, यही तो बात आ रही है। अगर बीजेपी की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाएं और दूसरी पार्टी उस बयान को जनता के सामने पेश करे, तो आप बोलते हैं कि झूठ पेश किया जा रहा है। अभी अगर बीजेपी कांग्रेस के नेता के बयान को सबके सामने करे तो फिर ये क्या? देखिए सबसे पहले देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास जब देश आजाद हुआ और जब उनको सरकार बनाने का अवसर मिला, तब उन्होंने संविधान को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो उनके ही डिसीजन है कि 70 साल तक कौन निचले स्तर पे गया, कौन ऊपर गया। अब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, माननीय मोदी जी अपना जो भी प्रयास कर रहे हैं, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं हम लोग किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी धर्म का हित कर रहे हैं, ना कि हाँ जो देश के साथ गलत कर रहा होगा, चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो, उसके साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बहुत सख्त हैं, क्योंकि देश के साथ कोई भी गलत ना करे, ये भारतवर्ष का प्रथम हर एक नागरिक को सोचना चाहिए। दूसरी चीज, हाँ ठीक है राकेश जी, क्योंकि जो हमारे गृह मंत्री हैं उनको लेकर कांग्रेस ने तो उन पर आरोप भी लगाया था कि उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है, वो बाबा साहब के विरोध में हमेशा रही है, ठीक है, और भारत रत्न नहीं मिला अभी तक। मतलब कई ऐसे बड़े आरोप कांग्रेस पर लगते रहे। मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब के जो खिलाफ जो ऑन रिकॉर्ड सदन में गृह मंत्री जी कहे, वो पूरा देश ने सुना। क्या अम्बेडकर जी का नाम लेना फैशन है? इनको लिए फैशन हो सकता है, मगर पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत के लोगों के लिए फैशन नहीं है, क्योंकि उनके बनाए संविधान और अधिकारों से उनको समता समानता का अधिकार मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि बनारस के जहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, एक दलित डिप्टी जेलर को मुख्यमंत्री के स्वजाति जेलर ने क्या नहीं कहा, जींस पहन के आओ, तमाम बेड टच किया, तमाम चीजें ने किया, उनके चैनलों पे चला, मगर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई। लगातार इन्होंने, मैं कह रहा हूं कि 11 साल इन्होंने दिल्ली दे दिया, 8 साल इन्होंने उत्तर प्रदेश को दे दिया। मैं कह रहा हूं कि जनता ने इनको इतना मौका दिया। मैं कह रहा हूं कि अभी तक ये कोई ऐसा काम ही नहीं किए। मैं आपको बता दूं कि बलिया से लगा के, बलिया में चौहान समाज की बेटी को पेड़ पे लटका दिया गया हत्या करके। प्रयागराज में बेटी के साथ दुर्व्यवहार करके, हत्या करके पेड़ पे लटका दिया गया। आज जौनपुर की घटना है, एक नौजवान की हत्या करके पेड़ पे लटका दिया गया। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। आप ये भी देख रहे होंगे कि डीएसपी का घर, बताइए, डीएसपी का आवास को जला दिया गया, उसकी गाड़ी को जला दिया गया। ठीक राकेश जी, जहांपुर में पुलिस को पीटा जा रहा है दौड़ा दौड़ा के। क्यों पीट रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पीट रहे हैं। ठीक है, एक तरह से ठीक है, एक बार इलावत जी, सिर्फ खत्म हो गया। इलावत जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सरकार किसी की रही हो, ठीक है, अगर हम मायावती की सरकार से आगे की बात करें, अखिलेश यादव की सरकार, फिर अब बीजेपी की सरकार चल रही है, ठीक है, और हर सरकार में इस तरह के काम हुए ही हुए हैं, ठीक है। मायावती की सरकार में किसानों पर जो अत्याचार देखने को मिला, ठीक है, और भी काफी कहानी है, ठीक है। अभी राकेश जी बीजेपी के बारे में बता रहे थे, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मुजफ्फर कांड, बुलंदशहर कांड, बलिया में भी 2 दलित बहनों को लटका दिया था, मथुरा में रामवृक्ष यादव कांड, वहां पर पुलिस टीम पहुंची, एसएचओ और दरोगा को मौत के घाट उतार दिया, 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दूसरे पर जो आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि हर सरकार में इस तरह के कांड होते हैं, ठीक है,
तो ये राजनीति आखिर कब तक, और क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं आखिर ना ही हो? क्या ये अपने जो माफिया लोग होते हैं, हर सरकार उनको संरक्षण देने का काम करती है, ये वजह है? आखिर क्या वजह है? देखिए राकेश भाई जी, हो सकता है नाराज हो जाएं इस बात से। माननीय अखिलेश यादव जी का जब वो सीएम बने तो पूरे उत्तर प्रदेश ने बड़ी उम्मीदों के साथ उनको वोट दी थी और बड़े अच्छे मार्जिन से उनकी एक सरकार बनाई थी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसके ऊपर काम भी किया। उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कदम भी उठाए। उन्होंने सुरक्षा के लिए एक डायल 112 शुरू की थी और बहुत अच्छे कार्य किए थे, परंतु एक ही गलती थी उनकी, माफियाओं का जो राज था सपा सरकार में वो अब नहीं है। आप देखिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विक्की त्यागी, मैं अपने इलाके में आता हूं सुशील मूच साहब, ये सब लोग या तो परलोक सुधार चुके हैं इस सरकार में, या फिर अपनी जमानतें तोड़वा के अपने और अपने परिवार की जेल में बैठे हैं। और हम जैसा आम आदमी, मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ आदमी जब ये देखता है ना कि उनकी प्रॉपर्टी कुर्की हो रही है, नहीं मैं कह रहा हूं, और हम लोगों को, और जो व्यापारी समाज है जब वो ये देखता है कि उनको वसूली के लिए फोन नहीं आ रहे, मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार में बहुत सारी गलतियां हैं, परंतु जो माफिया राज अगर सपा रोक देती तो जिस तरह का बहुमत माननीय अखिलेश जी को दिया गया था तो वो दोबारा भी मिलता। और अगर ये दोबारा से यही वादा करे कि हम इन तरह के आपराधिक तत्वों को अपनी पार्टी में के राज में संरक्षण नहीं देंगे, मैं जानना चाहता हूं अपने बड़े भाई से, अगर वो माफिया तत्वों को संरक्षण नहीं देंगे, मैं गारंटी देता हूं दोबारा से सपा की सरकार आ सकती है। कि पूरे प्रदेश में 4 माफिया ही थे। नहीं, मैं लिस्ट आपको मैं बताना चाहता, अगर मैं लिस्ट बताना शुरू कर दूं राकेश भाई, मैं कह रहा तो ये प्रोग्राम छोटा पड़ पूरे जाएगा। प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लिस्ट बताना शुरू कर दूं राकेश भाई, तो ये कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। और मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको हो सकता है इस बात से बुरा लगाओ, पर ये आपकी गलती थी। होकर आप सिर्फ नाम लेते जाइए, मैं नाम लेता रहा हूँ, आप नाम लेते जाइए, और स्पष्ट अगर राजनीतिक विश्लेषण है तो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के चश्मा लगाए हैं तो भाई नाम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूँ आपके थ्रू। मैं चाहता हूँ, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आप अपने नेता तक ये बात पहुंचाएं कि जब मुख्तार अंसारी के कुत्ते के साथ माननीय मुलायम सिंह जी हाथ मिलाते हैं तो बेचारा एक गरीब आदमी इतना डर जाता है कि मुख्तार अंसारी के सामने उसकी जबान खोलने की हिम्मत नहीं होती। आम आदमी की तो बात छोड़िए, एसपी की हिम्मत नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडों का तो नाम लीजिए, तब मैं कहूं कि आप एक राजनीतिक आपसे मैं जानना चाहता हूं कौन सा स्वजाति गुंडा है बेचारे सिर्फ 4 योगी जी गुंडे हैं, 4 लोग ही गुंडे हैं पूरे प्रदेश में। हाँ तो बताइए, कुछ तो शर्म करिए सर। नहीं, नाम आप बताइए ना, मैं आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको नाम कह रहा हूँ कि दूंगा। आप बनारस का नाम ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ चंदौली का नाम ले लीजिए, मिर्जापुर का नाम ले लीजिए, भदोही का नाम ले लीजिए, जौनपुर आप का नाम ले बताइए ना लीजिए। कौन सा माफिया है, उसके खिलाफ हम भी आपके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के आवाज उठाएंगे। बलिया का नाम ले लीजिए, आप नाम तो लीजिए, इस जिले के जितने लोग मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये गुंडा नहीं है। आऊंगा वापस आऊंगा, ठीक है, वापस आऊंगा, राकेश जी आऊंगा। उत्तर प्रदेश में शशांक जी टॉप 10 माफियाओं का लिस्ट जारी कर दे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी कहे, कितनी बार मांग किया कि ठीक है राकेश जी, जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के टॉप 10 नेता हैं, उनका लिस्ट जारी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शशांक जी आप जारी कर दीजिए ना राकेश जी, मैं कह रहा हूं आप इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप दरअसल जो आप लोग जारी कर दीजिए उन लोगों का नाम, और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे उनको सजा दिलाने के लिए। दिखाई दे रहे हैं, 4 के अलावा आपके पास दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है राकेश जी, ठीक है, ठीक है शशांक जी, क्योंकि अभी आपने और आपके नेताओं ने साफ कर दिया कि भाई धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो कर्नाटक सरकार है वहां तो प्रावधान पास हो ही गया है और कानून भी जल्दी बन जाएगा, सरकारी ठेकों में 4% मुसलमानों को आरक्षण देना। लेकिन फिलहाल जो कर्नाटक सरकार के बजट में जो मुस्लिमों को फायदे मिलते हैं वो एक बार आपको बता देता हूं। इमामों को 6,000 रुपये मासिक भत्ता, ठीक है,
लोक निर्माण ठेके में 4% आरक्षण हो ही गया। मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 रुपये मिलते हैं वहाँ पर। वक्फ संपत्तियों के कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये। उर्दू स्कूलों में 100 करोड़ रुपये। मुस्लिम कल्चर प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपये। मुस्लिम बहु इलाकों में ITI कॉलेज, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% छूट। उलाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए रेडिसिनल PU कॉलेज। बेंगलुरु में हज भवन का इस्तेमाल विस्तार। मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। मतलब सब कुछ तो मुस्लिमों को दे रहे हैं आप, ठीक है। और आपके ये जो डिप्टी CM इन्होंने क्यों बयान नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा, जो आपके बड़े नेता मना कर रहे हैं। जब इतना सब कुछ साफ है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी पुनः दोहराता हूं कि आरक्षण जातीयता और धर्म के नाम पर नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर होनी चाहिए। तो क्यों भेदभाव हो रहा कर्नाटक में, ये तो बताओ। देखिए, भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर जातीयता के आधार पर ही जो है आरक्षण दिया जा रहा है, मतलब वहाँ एक ही जाति है और कोई जाति नहीं। सभी वर्गों का ख्याल रखा जा रहा है, सिर्फ एक का नहीं है। अगर आपने जिस समुदाय का नाम लिया उस समुदाय को अगर लाभान्वित किया जा रहा है तो बाकी समुदायों को भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग पर सरकार का विशेष ध्यान है। नहीं, वो तो सभी को पता है, एक वर्ग पर विशेष ध्यान रहता है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करती है। वो किसी वर्ग विशेष को नहीं, राष्ट्र विशेष को लेकर चलने वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी राष्ट्र प्रथम की बात करती है और हम राष्ट्र हित में जो होता है, जिससे हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़े, हमारे राष्ट्र का यश कीर्ति बढ़े, उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है अहलावत जी, क्योंकि कर्नाटक में तो एक तरफा मामला चल रहा है फिलहाल। देखिए, हमारे शशांक भाई अभी भी सवालों से भाग रहे। ये अपनी निजी राय को यहाँ पे पार्टी के एक तरीके से एजेंडे के तौर पे कह रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपकी निजी राय से मैं बहुत हद तक सहमत हूं, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, परंतु कथनी और करनी में अंतर है। आपकी पार्टी, आप जो कह रहे हैं उससे 100% अपोजिट आपकी पार्टी काम कर रही है। आप उनको कैसे बचाएंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? कुछ तो बताइए, क्यों कर रही है आपकी पार्टी ये सब, जब आप नहीं कहते कि भाई रिजर्वेशन इस हिसाब से मिलना चाहिए। मैं इत्तेफाक रखता हूं शशांक भाई से कि आरक्षण मिलना चाहिए आर्थिक हालात के हिसाब से, आर्थिक स्थिति कैसी है उस हिसाब से। और शशांक भाई, और मैं नवीन शर्मा जी से भी कहूंगा और राकेश जी भी से भी कहूंगा, अगर किसी में हिम्मत है तो इस बात को कह के दिखा दो। मैं शशांक भाई का साधुवाद दूंगा कि कम से कम ये बात वो एक राष्ट्रीय चैनल पे ये बात कह पाए। राकेश जी, आर्थिक आधार पे आरक्षण का जो वकालत आप और शशांक जी कर रहे हैं, क्या इस देश में शोषण आर्थिक आधार पे हो रहा है? इस देश में शोषण जाति आधार पे हो रहा है, तो आरक्षण जाति आधार से मिलना चाहिए। आजादी के 76-77 साल बीत गए, क्या अभी भी दलित मटके में पानी पी पा रहा है? क्या दलित अभी भी घोड़े पे चढ़ पा रहा है? क्या दलित की बहन बेटियां अभी भी सुरक्षित है? जब पूर्व राष्ट्रपति को मंदिर के गृह में नहीं जाने दिया गया, किस लिए नहीं दिया? क्या आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं जाने दिया गया कि जाति दृष्टिकोण से नहीं जाने दिया? नहीं राकेश जी, आपने ये जो बात कही है, ये किसकी कमी है? ये दलित है। हाँ। मैं कह रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। दलित है, दलित होने के नाते उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। हाँ। ये आर्थिक आधार से नहीं उनको रोका गया, उनको जाति आधार से रोका गया। और उनको जाति आधार से, मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान की राष्ट्रपति को क्यों राम मंदिर में निमंत्रण नहीं दिया गया? सदन संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं उनको बुलाया गया? राकेश जी, इस बात से बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि केवल जाति आधार से हुआ, जाति आधार की हिंसा उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे हो रहा है। पूरी तरह सुन्नियों का वह है, जाति देख क्या वो जातिगत नहीं है? मैं कह रहे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री आवास क्या आर्थिक आवास को देख के धुलाया गया था? जाति आधार को देख के धुलवाया गया था। मैं कह रहा, क्या माननीय अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं थे?
क्या माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज के एक मंदिर में चले गए तो क्या उस मंदिर को नहीं धुलवाया गया था? कि ये जाति देख के अपमानित करते हैं और आरक्षण जाति देख के मिलना चाहिए था, आर्थिक आधार पे कभी आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसका पुरजोर विरोध करता हूं मैं, क्योंकि हमेशा आपका कहना यह है कि डीएम का बेटा और उच्च जातियों के लोग, मैं दोबारा आपको फिर से बता रहा हूं, आरक्षण का हकदार उच्च है। जाति के लोग जाति देख के जो है अपमान करते हैं। आप लोग बैठ के नेशनल चैनल पे जितने लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल राकेश करते भाई, हैं, मैं आपसे आप केवल अपने एक गिलास छोटा में, सवाल अपने जानना खटिया चाहता पे, हूं, अपने मटिया क्या पे, अपने एक डीएम के बर्तन में बेटे खाना को नहीं देते होंगे एक दलित को, दोबारा पानी से नहीं देते आरक्षण होंगे? का लाभ आप मिलना लोग क्या बात हकदार करते है हैं? वो? मैं एक कह रहा हूं डीएम कि का बेटा, एक दलित की बच्ची जो एक मटका रखा दलित गया था डीएम स्कूल का में, बेटा, पानी पीने से उच्च जाति का मास्टर वो उसकी जमाने पीठ पे चले हाथ गए। खोल राकेश दिया। जी, आप कैसी राकेश जी मेरी बातें बात सुनिए, मैं ठीक कह रहा है हूं कि क्या राकेश जी, उस बच्ची का क्या आप जो भी कसूर बता था? रहे उस हैं, बच्ची का ये कसूर था, हाँ, आप कि जो उस भी बता बच्चे को रहे छू हैं, दिया। राकेश जी, पानी आप को जो भी बच्चे को बता छू रहे हैं, दिया। हो सकता है कि ये कहीं पिछड़े इलाकों में इस तरीके की घटनाएं आती और आती हैं, मैं मानता हूं, ठीक है, इस तरह की घटनाएं आ जाती मैं कह हैं, रहा लेकिन हूं जहां शिवम पर जी, विकास आप हो एक मेरी बात चैनल सुन के लीजिए वरिष्ठ राकेश जी, मेरी बात सुनिए। एंकर है पुष्पेंद्र जी डेली खबरें आती हैं और आपके चैनल पे भी चलता है। क्या सुनिए इसकी मेरी बात, कल्पना मैं मान रहा हूं, करिए मैं कि मान वो रहा हूं, मेरी बात जाति सुनिए। देख के, अगर क्या आप ये आदिवासी कहें कि एमपी दलितों का अत्याचार हो रहा है, तो आप एमपी खुद के भी समझिए ना आदिवासी पे कि क्या उत्तर प्रताप प्रदेश नहीं की किया जनता जाता ने है? एक दलित को मुख्यमंत्री भी बनाया है, तो आप ये जनता के लिए तो नहीं कह सकते, लगातार नहीं हो रहा, जनता के लिए तो आप ये नहीं कह सकते। अच्छा ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी में कोई दलित मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, राकेश जी, क्या आपकी समाजवादी पार्टी में एक दलित मुख्यमंत्री बन सकता है? आप बताइए, आप दलित की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ क्या समाजवादी पार्टी में कोई दलित मुख्यमंत्री बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन सकते हैं। दलितों के सदियों से शोषण करने वाले आप दलितों शोषण की बात तो आप बिल्कुल, देखिए, बीजेपी का स्टैंड कुछ भी हो, नहीं है हम लोग, ठीक है, नवीन शर्मा सुन लीजिए। दलितों का सम्मान आप बहन मायावती के साथ क्या किया? बहन मायावती के साथ क्या किया था बताइए? आप जब दलित का शोषण की बात करते हैं, हिम्मत है बचाया भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बचाया, भारतीय जनता पार्टी ने बचाया। समाजवादी पार्टी ने कभी भी दलित का कोई भला नहीं किया है। आप बता दीजिए, आप लोगों ने दलित को माननीय काशीराम जी के वोट बैंक में केंद्र लगाई, आपने उनको पीछे किया। से बैठा हुआ है, आप उसकी एडमिशन को आप कह दीजिए कि एडमिशन उसका होगा, आप खाली बताइए, आपकी सरकार में अत्याचार नहीं हुआ क्या? 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार ठीक है, समय कम है, सुन लीजिए एक बार, समय कम है, नवीन शर्मा जी, समय कम है। आप तो कम से कम ठीक है राकेश जी, एक सीधा सवाल है, राकेश जी मुझे सीधा सा बताइए कि अगर किसी को आरक्षण मिल गया तो क्या उसे दोबारा आरक्षण मिलना जरूरी है? मैं कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी, हाँ। अगर आरक्षण देख के अपमान और अर्थ देख के अगर अपमानित नहीं करता है, हाँ। तो मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति को फिर बताइए अपमानित क्यों नहीं, होना। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। एक परिवार में अगर आरक्षण मिल गया तो आरक्षण के आधार पर उसका पूरा परिवार आने वाली पीढ़ियों तक विकसित हो गया मामला। मैं कह रहा हूँ ठीक है, दूसरी तरफ आरक्षण नहीं मिल रहा, आप बोल रहे हैं कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं होना पड़ा, मंदिर में उनको अपमानित नहीं होना पड़ा, क्या वो आर्थिक दृष्टिकोण से हुआ? वो तो अर्थ से सबसे मजबूत है, मगर वो इन्हीं के पार्टी के सांसद है और मथुरा से सांसद है, तो अपमानित तो वो भी हुए। तो ये जो जाति समीकरण बना है और जाति देख के अपमानित होता पड़ता है। मैं कह रहा हूं आज भी पुष्पेंद्र जी, मैं हमेशा लगातार क्षेत्र में रहता हूं, बहुत से जगहों पे आज भी दलितों को अपने बर्तनों में पानी नहीं पिलाया जाता है, लोग अपने चारपाई पे बैठने नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूँ, जब देश आजाद हुआ, अब इस प्रकार का ये नवीन जी क्या बात कर रही है? देखिए मुझे तो नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि अगर आप राकेश जी इस तरह की बात करते हैं ना कि दलितों के साथ इस तरह का अत्याचार अब भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे खुद के भी दोस्त हैं और कोई बिल्कुल भेदभाव नहीं, ठीक है, हो सकता है अहलावत जी के भी आप दोस्त होंगे। चलिए ठीक है, समय कम है और मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आप सभी मेहमान, इस खास चर्चा में जुड़े आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कर्नाटक में जिस तरीके से आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और
साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता का भी बयान आया है, अखिलेश यादव का भी। उन्होंने भी कहा है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया।